आज की इस वीडियो में स्पीडी जीके के 5000 प्रश्नों की सीरीज के लिए 9वां भाग लेके आएंगे। ये वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज की यह वीडियो स्पीडी जीके के विभिन्न पार्टों को ऐड करके बनाई गई है और इस वीडियो में आपको कुल मिला के 300 से 400 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करें आज की यह वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। कि आंख के धूप के चश्मे का निर्माण किया जाता है किस सिद्धांत पे? तो देखिए, जो धूपी चश्मा होता है जिसमें कोई पावर नहीं होता है, ये चश्मा बनाया जाता है रमन इफेक्ट के आधार पे। अगर आपको रमन के बारे में बताएं तो इनका पूरा नाम था C.V. रमन। इनका जन्म हुआ था भारत में 1888 को। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है 1930 में और इनकी मृत्यु हो गई 1970 में। तो ये थे C.V. रमन और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसी सिद्धांत पर धूपी चश्मों को बनाया जाता है। अगला है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? मतलब कि एक व्यक्ति 5 फुट का है, यह चाहता है कि इसके सामने कोई शीशा लगा दिया जाए और ये इस शीशे में अपना सर से लेकर पांव तक देख पाए। तो इसके लिए इस शीशा को होना चाहिए इस 5 फुट के आधा यानी कि 2.5 फुट तक। सोनार का अधिकतम प्रयोग लाया जाता है। सोनार कहाँ पर अधिकतम प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। नौ संचालक मतलब कि समुद्र में। अगला है कि वह यंत्र जो पराश्रव्य तरंगों की प्रतिध्वनि पैदा करता है, तो यह है सोनार। कहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है? तो नौ संचालन में। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का पूर्ण परावर्तक होता है, मतलब कि कौन ऐसा कलर है जो कि प्रकाश को पूरी तरह से मतलब वापस भेज देता है? तो ये है श्वेत प्रकाश, श्वेत रंग। देखिए, होता क्या है कि कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में हमको श्वेत कपड़े पहनने चाहिए। श्वेत क्यों? श्वेत इसलिए ताकि हमको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, और ठंडी के दिनों में आपको कलरफुल कपड़ा पहनना चाहिए। कलरफुल में अगर काला है तो ये सबसे ज़्यादा प्रकाश को सोखता है। अगला है कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा हुआ है उसे क्या कहते हैं? मतलब कि इस तरह इसकी बात की गई है। तो 2 तरह के दर्पण होते हैं। एक होता है इस तरह, मतलब कि यहाँ पे धंसा हुआ है और यहाँ पे उभरा हुआ है। तो जो धंसा हुआ है इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण, और इसी अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। और जो यहाँ पे उभरा हुआ है इसे कहते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अगला है कि अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने आपको बताया, अवतल दर्पण को कहा जाता है अपसारी दर्पण। आगे बढ़ते हैं तो अगला है CAT यानी कि कैट स्कैन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था ग्राड से हार्सफील्ड के द्वारा। 1972 में कैट का आविष्कार किया गया। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि कांच में आई दरार का चमकना उदाहरण है। जैसे कोई कांच है और यहाँ से ये कांच में कहीं दरार आ गई है तो ये दरार चमकती है, आप देखेंगे ध्यान से। तो ये होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों? ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आपको बताएं तो कई उदाहरण होते हैं। जैसे कि कोई ग्लास है, इसमें यहाँ तक पानी भरा है तो यहाँ पे जो सिक्का डाला जाता है ये थोड़ा सा ऊपर महसूस होता है। कोई तालाब है तो इसकी पेदी थोड़ी सी ऊपर महसूस होती है। कहीं अगर तालाब में या फिर किसी बड़े बर्तन में मछली है तो वहाँ पे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं दिखती है। यानी कि अगर आप इसमें कोई रॉड डालेंगे तो ये रॉड आपको इस तरह से दिखाई देगी। जानी चाहिए थी इस तरह, लेकिन थोड़ी सी ऊपर ये रॉड दिखाई देती है। तो प्रकाश का यह गुण होता है प्रकाश का अपवर्तन। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये होता है आभासी। तो आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तब वह परिवहन करती है किसका? तो देखिए, जब तरंग कहीं से भी कहीं पर जाएगी तो उसमें ऊर्जा छिपी हुई रहती है और वह ऊर्जा को ले जाती है, यानी कि ऊर्जा का परिवहन करती है। तो अगला क्वेश्चन है कि ऑप्टिक फाइबर को आमतौर पर प्रयोग में लाया जाता है कहाँ पे? तो देखिए, जो संचार में काम होता है, संचार मतलब कि जब हम ब्रॉडबैंड की बात करते हैं
तो वहाँ पे ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है। जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो अपने साथ क्या ले जाती हैं, तो अभी हमने आपको बताया ये ऊर्जा का परिवहन करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि दंत चिकित्सक का दर्पण होता है, तो ये होता है अवतल दर्पण। ये कहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है, तो ये देखिए होता क्या है कि जब दंत चिकित्सक आपके मुंह के अंदर देखता है, मुंह को खुलवा करके, तो उस समय एक दर्पण उसके हाथ में होता है जो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, यहाँ पे वो देख पाता है, तो ये दर्पण होता है अवतल दर्पण। मैक संख्या किसे कहते हैं? मैक संख्या, तो अगर किसी विमान के वेग और ध्वनि के वेग को अनुपात में काउंट करें तो इसे हम जो रिजल्ट आएगा उसे कहेंगे मैक नंबर। तो अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी कब? तो देखिए, जब ध्वनि कहीं पर भी तभी तेजी से गति करेगी जब उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति अधिक हो। मतलब कि जहां पर आवृत्ति जितना होगी उसी हिसाब से उसकी गति भी होती है। प्रकाश का अपवर्तन निर्भर करता है किस पे? तो ये निर्भर करता है माध्यम के घनत्व पे। मतलब कि अगर आपको बताएं तो यहाँ पे एक सिक्का होगा, तो ये मान लीजिए ये 2 इंच अगर ऊपर उठा हुआ महसूस होता है, और यही सिक्के को अगर आप किसी और लिक्विड में डालेंगे तो वहाँ पर जो इसके महसूस होने की ऊंचाई है ये कुछ और हो जाएगी। यानी कि ये डिपेंड कर रहा है इस द्रव पे। यहाँ पे पानी था, यहाँ पे तेल है, और यहाँ पे कहीं पर कुछ और होगा। तो जो प्रकाश का अपवर्तन है ये माध्यम के घनत्व पे डिपेंड करता है। पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं परागकोश। परागकोश का काम होता है परागकण को पैदा करना। अगला है कि पुमंग को नर जननांग, तो मादा जननांग को क्या कहते हैं? तो पुमंग कहते हैं नर जननांग को, और मादा जननांग को कहते हैं जायांग। अगला क्वेश्चन है कि अष्टभुजाकार प्रिज्म में फलक कितना होगा? कई बार लोग इसका उत्तर 8 ही देते हैं, लेकिन यहाँ पे फलक होगा 10। ट्रायोड का उपयोग किया जाता है कहाँ पर? तो ट्रायोड का उपयोग किया जाता है एम्पलीफायर के रूप में। अगला है कि ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है एंडोस्कोपी में। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन है? यह है नाभ के बल, और इसी नाभ के बल का यूज करके कई तरह के औजार और कई तरह के मतलब कि नाभिकीय औजार भी बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है कि प्रकृति में सबसे दुर्बल बल कौन सा है? अभी आपने देखा कि सबसे जो पावरफुल है ये नाभिकीय बल है, लेकिन सबसे कम तो ये होता है गुरुत्वीय बल। प्रकाशीय तंतु निर्मित किया जाता है किससे? तो प्रकाशीय तंतु निर्मित होता है कांच या फिर प्लास्टिक से। आगे बढ़ें उससे पहले आशा है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आपको बता दें कि अगर आप इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं या फिर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। मिरीचिका, मिरीचिका क्या है? तो मिरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है। देखिए मिरीचिका क्यों होता है? तो गर्मियों के दिनों में आप देखेंगे थोड़ी दूर पे आपको कुछ ऐसे पानी की परछाएं जैसे दिखेगा, लेकिन वहां जाने पर कुछ नहीं होता है। इसे कहते हैं प्रकाश का मिरीचिका। अगला क्वेश्चन है कि भिन्न भिन्न तापों में भिन्न भिन्न रंगों की विविधता का क्या कारण है? तो देखिए ये होता है तापमान के कारण। आप देखेंगे कि जो आसमान में तारे हैं उनमें से कुछ ज़्यादा चमकदार हैं, कुछ कम चमकदार हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादा चमकदार हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा है। किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है। क्यों? तो यहाँ पे होता है गैसों का विसरण। गैसों के विसरण नियम को आपने पढ़ा होगा। तो जब हम किसी भी रूम में एक कोने पर कोई सेंट खोलते हैं तो यह विसरण के कारण रूम के कोने कोने में फैल जाता है। अगला है कि क्वार्टर्ज बनता है। क्वार्टर्ज तो ये बनता है कैल्शियम सिलिकेट से। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु क्या चीज किया जाता है? ये हम यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से ये पता चलता है कि जो गर्भाशय में शिशु है उसकी हालत क्या है, कहीं उसे कोई दिक्कत तो नहीं, या फिर उसकी कंडीशन इस समय क्या है। अगला है कि दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? ये होता है 3900 एंगस्ट्राम से लेकर 7600 एंगस्ट्राम में। 1 एंगस्ट्राम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। चलिए आप कमेंट करके बताइए 1 माइक्रोन में कितना मीटर होता है, ये आपको कमेंट करके बताना होगा।
डेसिबल कहते हैं तो बेल के 10वें भाग को कहते हैं डेसिबल। कैरियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जहां पर भी जीवों के केंद्रक का अध्ययन करेंगे उसको हम कहते हैं कैरियोलॉजी। संरचनाओं का प्रजनन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है कहाँ पे? तो इसे हम करते हैं एम्ब्रोलॉजी में, मतलब कि जहाँ पर प्रजनन क्रियाओं का अध्ययन होता है इसे हम कहते हैं भ्रूण विज्ञान। एग्स्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्स्ट्रोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है घासों का। यहाँ पे आप देखेंगे सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा बताने लायक नहीं है, जहाँ पर जरूरत है हम आपको बताते चल रहे हैं। अगला है कि सबसे अधिक संवेग वाला कण कौन सा है? तो अल्फा कण। 3 तरह के कण होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो सबसे अधिक संवेग होता है इसका, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अगर कहीं से एक अल्फा कण निकलेगा तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की, परमाणु भार में 4 की कमी होती है। एक बीटा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, परमाणु भार में कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। अगर कोई गामा कण निकलता है तो कोई भी डिफरेंस नहीं होता। अगला है कि ग्रीष्मकाल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप को कम सोखता है, या फिर ये कहिए कि ना के बराबर सोखता है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है कि ठंडे प्रदेशों में मछलियों के नहीं मरने का कारण क्या है? मतलब आप देखेंगे कि जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो झील है, नदी है, सब जम जाती है। अगर एक बात करें एक तालाब की, तो तालाब का ऊपर का आप देखेंगे तो ये जम जाता है। तो आखिर इस कंडीशन में भी मछलियाँ क्यों नहीं मरती हैं? तो इसका कारण ये होता है कि ये जो जमने वाली प्रक्रिया है केवल ऊपरी परत पे होती है, नीचे ये जल अपनी मूल रूप में रहता है और इसीलिए वो मछलियाँ नहीं मरती हैं। अगला है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? तो देखिए ये वायु में ऊपर तो जाएगा, लेकिन जो ही ये ऊपर जाएगा वहाँ पे वायु दाब मतलब वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा, और जब वायुमंडलीय दाब एक सीमा से कम हो जाएगा तो वो गुब्बारा फट जाएगा। अगला है कि वास्तविक रूप में एक्सरे होती है। एक्सरे क्या होती है? तो एक्सरे होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन, दाब, आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित वक्र रेखा क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं आइसोथर्मल्स। आइसोथर्मल्स मतलब कि जहाँ पे टेम्परेचर बराबर हो। इसी तरह आपने देखा होगा आइसोबार, जैसे परमाणु क्रमांक बराबर हो, परमाणु भार बराबर हो, आइसो न्यूट्रॉनिक जहाँ पर न्यूट्रॉन बराबर हो। तो ये होता है जहाँ पे आइसोथर्मल मतलब कि जहाँ पे ताप बराबर हो। अगला है कि ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जहाँ पर ताप में वृद्धि होगी तो प्रत्यास्थ जो माप है वो हमेशा घटती हैं। थर्मोकपल थर्मामीटर, ये एक थर्मामीटर है, यह किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये काम करता है सीवेक प्रभाव पे। तो अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण कैसे होगा कि यहाँ पे अगर आप एक प्रिज्म ले लें, उसमें श्वेत प्रकाश को गुजारें तो ये 7 तरह के कलरों में बढ़ जाता है। इसे हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ये जो बढ़ता है इसको हम विपक्योर से डिनोट कर सकते हैं, जहाँ आर का मतलब रेड और वी का मतलब वायलेट है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो जिसे वह परावर्तित करती है। मतलब कोई अपारदर्शी वस्तु है तो जिसको वह परावर्तित करेगी वही उसका रंग होगा। आंखें कार्य करती हैं, हमारी आंखें किस लेंस के जैसे? तो आंखें हमारी काम करती हैं उत्तल लेंस की भांति। लेजर किरणों के द्वारा किसी वस्तु का त्रिविमीय चित्र प्राप्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं होलोग्राफी। मतलब होलोग्राम होता है, आपने बुकों पर देखा होगा। तो ये लेजर किरणों के द्वारा बनाया जाता है, यह 3D फिगर होता है और इसे हम कहते हैं होलोग्राफी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया बायोलॉजी का एक बड़ा चैप्टर है और इसके बारे में कई चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो यह ग्रीक के 2 शब्दों से बना है, जिसमें से जो पहला शब्द है ये है मोटास यानी कि धागा, और दूसरा है क्रॉडियन यानी कि कण। मतलब जो धागा जैसे कण है उनको माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्र कणिका भी जिसको कहा जाता है। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो आप देख रहे हैं कि उत्तर है अल्टमैन। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कोलिकर ने देखा था।
यह एक वैज्ञानिक है। इन्होंने सबसे पहले जीवों के मांसपेशियों में इसको देखा था, लेकिन फ्लेमिंग ने इसको माइटोकांड्रिया कहा और आल्टमैन ने इसको बायोप्लास्ट कहा। तो आल्टमैन ने चूंकि पहले इसको बायोप्लास्ट कहा, बाद में इसी का नाम माइटोकांड्रिया रख दिया गया। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि जीवधारियों की संरचना तथा कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं कोशिका। कोशिका जिसको कहते हैं सेल। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिकाओं को मिला करके ऊतक बनते हैं। कई ऐसे जीव हैं जो कि एक कोशिका पाए जाते हैं, लेकिन अगर मनुष्य के शरीर में बात करें तो लाखों करोड़ों कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज कब की गई थी। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1965 में। देखिए, अगर हम बायोलॉजी में खोज वाले प्रश्नों को देखें, आविष्कार वाले प्रश्नों को देखें, तो ढेर सारे प्रश्न हैं। जैसे कि उसमें से हम आपको कुछ बता देते हैं। जैसे कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज की गई थी हॉपकिंग के द्वारा। एंटीजन की खोज किसने की। तो एंटीजन की खोज की गई थी लैंड स्टीनर के द्वारा। डीएनए का बहुत बार पूछा गया है। तो डीएनए की खोज की गई थी वाटसन और क्रिक के द्वारा। इसी तरह जो होम्योपैथी होता है, इसकी खोज की गई थी सैमुअल हैनीमैन के द्वारा। अगर बात करें पोलियो की, जो कि भारत में इसका इंजेक्शन बना, तो इसकी खोज की गई थी जे.ई. साल्क के द्वारा। मतलब जो पोलियो रोग था, इसके लिए जे.ई. साल्क ने इसकी वैक्सीन, इसके बारे में आगे बताया। आगे बढ़ते हैं तो कुछ और भी आपको बता दें जो कि कई बार पूछा गया है। जैसे कि पेनिसिलिन को आप जानते होंगे। तो पेनिसिलिन की खोज की गई थी ए. फ्लेमिंग के द्वारा। अगला है कि रॉबर्ट हुक की पुस्तक का क्या नाम है। तो रॉबर्ट हुक ने जो पुस्तक लिखा, इसका नाम था माइक्रोग्राफिया। साधारणतः कोशिकाओं का व्यास कितना होता है। ये होता है 12 mm से लेके 100 mm तक। अगला है कि किसने कहा था कि जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है। तो ये कहा गया था हक्सले के द्वारा। किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को सबसे पहले जीव द्रव्य का नाम दिया। तो ये थे पुरकिंजे। कहीं कहीं इनको आप पुरकिंज के नाम से भी जानेंगे। इन्होंने जीव द्रव्य को सबसे पहले जीव द्रव्य कहा था। असूत्रीय विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है। तो जो कोशिकाएं विकसित नहीं होती है, वहां पे अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। सूत्रीय विभाजन कहाँ पे होता है। सूत्रीय विभाजन की खोज किसने की थी। तो सूत्रीय विभाजन की खोज की गई थी डब्ल्यू. फ्लेमिंग के द्वारा। आधुनिक विचारधारा के अनुसार जीन के 3 भाग होते हैं, कौन कौन। तो जो जीन के 3 भागों की बात की जाती है, उसमें से पहला है सिस्ट्रॉन, दूसरा है म्यूट्रॉन और तीसरा है रेकॉन। अगला है कि क्रोमोटिलिन जाल के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं गुणसूत्र। जिनकी संख्या कितनी होती है। तो 23 जोड़े। मनुष्यों में 23 जोड़े या फिर 46। कई बार आपको परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन, और आपको विकल्प इस तरह दिया जाता है कि बताइए कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े, 46 जोड़े। कई बार लोग 46 जोड़े पे ट्रिक कर लेते हैं, हालांकि ये पूरी तरह गलत है। अगला है कि अर्धसूत्रीय विभाजन में कोष का विभाजन होता है कितनी बार। तो अर्धसूत्रीय मतलब कि 2 बार। अर्धसूत्रीय मतलब कि 2 बार। गुणसूत्र का क्रोमोसोम नामकरण किया गया था किसके द्वारा। तो जो गुणसूत्र में क्रोमोसोम होते हैं, इसको सबसे पहले नाम दिया डब्ल्यू. वार्डेयर के द्वारा। गुणसूत्र कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं। तो जो गुणसूत्र होते हैं, ये कोशिका के केंद्रक में, मतलब कि मध्य पॉइंट में पाए जाते हैं। जीन की आधुनिक विचारधारा किसने प्रस्तुत की। तो ये प्रस्तुत की गई थी एस. बेंडर के द्वारा। अगला है कि जीन के कार्य की इकाई क्या होती है। तो जीन के कार्य की इकाई होती है सिस्ट्रॉन। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है। तो मैग्नीशियम की संयोजकता होती है केवल और केवल 2। मैग्नीशियम मतलब कि Mg की बात की जा रही है। इसका अगर आप देखेंगे तो 282 होता है। Mg के बाद एल्युमिनियम की नंबर आता है। तो इसमें संयोजकता पूछा गया है, तो ये 2 होता है। नवजात शिशुओं में श्वसन की दर कितनी होती है। तो नवजात शिशु 32 से 48 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में। रंगों के आधार पे लौकों को कितने श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो ये लगभग 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है लौकों को। किसके आधार पे। तो रंगों के आधार पे। अगला है कि टमाटर में वर्णक पाया जाता है। जैसे कि टमाटर लाल दिखता है, तो यह क्यों दिखता है। तो ये दिखता है लाइकोपीन के कारण। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। गाजर में जो लालपन है या फिर जो लाल दिखता है आपको, क्यों दिखता है।
तो गाजर में पाया जाता है कैरोटीन। चुकंदर में जो लाल दिखता है ये क्यों पाया जाता है? ये पाया जाता है विटामिन के कारण। अलग अलग विटामिन है जो कि इनका अलग अलग नाम है। राइबोसोम का पता सबसे पहले किसने लगाया? तो ये रॉबिन्सन और ब्राउन के द्वारा राइबोसोम का पता पहले लगाया गया था। लाइकोसोसोम का प्रमुख कार्य क्या है? तो देखिए, जो कोशिकाओं के भीतर अनावश्यक पदार्थ रहते हैं उनका विघटन करता है लाइसोसोम। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है कि क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल हरे पत्तियों मतलब पत्तियों में जो हरा रंग का वर्णक होता है ये होता है क्लोरोफिल। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पत्तियां हरी क्यों होती है? ये होती हैं क्लोरोफिल के कारण। वह प्रक्रिया जो वायु को प्रदूषित नहीं करता, तो ये प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण मतलब कि पौधों का भोजन बनाना। इसके लिए क्या जरूरी होता है? तो प्रकाश, जल और CO2 जिसको हम छोड़ते हैं उसे पौधे लेकर के भोजन बनाते हैं। अगला है कि जिसमें जैव अणु का संश्लेषण होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एनाबोलिज्म। जिसमें जैव अणु का विघटन होता है उसे कहते हैं कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दो अलग अलग चीजें हैं। एनाबोलिज्म मतलब कि यहाँ पे संश्लेषण होगा, कैटाबोलिज्म मतलब कि यहाँ पे विघटन होगा। कीट भक्षी पौधा क्या कहा जाता है? तो नॉर्मली भाषा में हम उसे कीट भक्षी कह सकते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में इसका नाम है यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया। अगला है कि यूट्रिकुलेरिया का पौधा उगता है किस तरह की मृदा में? तो जिस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ यूट्रिकुलेरिया के उगने के चांसेस अधिक होते हैं। देखिए, अगर वायुमंडल की बात करें तो नाइट्रोजन 78% है, फिर भी हमको अपने खेतों में यूरिया यूज करना पड़ता है, यूरिया का, जिसमें कि लगभग 46% नाइट्रोजन होता है। तो अगर जहाँ पे जिस तरह की भूमि में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो वहाँ पे चांस है कि ये पौधा उग जाए। अगला है कि पर्णवृत्त किसे कहते हैं? तो पत्तियों में एक लंबा डंठल होता है उसे कहते हैं पर्णवृत्त। जाइलम या दारू उत्तक को किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहते हैं जल संवहन उत्तक। जाइलम उत्तक का प्रमुख कार्य क्या होता है? देखिए, जाइलम उत्तक का प्रमुख कार्य ये होता है कि जो पौधों को भोजन बनाने के लिए जल चाहिए और भी अन्य मटेरियल चाहिए, उसको पौधे के तना है उसके जड़ों से सब मिलेगा, तो इस पौधे के तने वाले भाग में पहुंचाना हर चीज को ये जाइलम उत्तक का काम होता है। तो अगला है कि फ्लोएम उत्तक का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो फ्लोएम उत्तक का प्रमुख कार्य ये होता है कि यह हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे स्थान पर भेजता है, जैसे फ्लोएम और जाइलम। जाइलम का मतलब कि ये जो कच्चा मटेरियल है उसको ला के देगा भोजन बनाने के लिए। भोजन बन जाने के बाद जब सबको भेजना है तो ये काम होता है फ्लोएम का। कार्क बना होता है, तो कार्क बना होता है मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं का। व्यवसायिक रूप से कार्क प्राप्त किया जाता है किससे? तो ये मिलता है क्वेरकस रबर के पौधे से। अगला है कि परागकण के दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो परागकण के दो प्रकार होते हैं, परागण के स्वपरागण और पर परागण। स्वपरागण का क्या मतलब होता है? तो स्वपरागण का मतलब ये होता है कि एक पुष्प के जो परागकण है उसी पौधे के या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के पास पहुंचते हैं तो उसे कहते हैं स्वपरागण। लेकिन पर परागण का मतलब यह है कि यह दूसरी जाति के पौधों में भी चला जाता है, निषेचन करता है। निषेचन किसे कहते हैं? तो जहां पर परागकण और बीजांड का आपस में संयोजन होता है इसे कहते हैं निषेचन। फल का निर्माण कहाँ पे होता है? तो जब निषेचन हो जाता है तो वहां पे अंडाशय में फल का निर्माण होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन शब्द का प्रयोग उत्तेजित करने वाले पदार्थों के रूप में किया जाता है स्टर्लिंग के द्वारा। वह हार्मोन जो कि वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करता है यह होता है एब्सिसिक अम्ल। स्वपोषी पौधे किस पौधे को कहते हैं? तो ऐसे पौधे जो खुद खाना बना ले इसे हम कहेंगे स्वपोषी। ऐसे पौधे जो कि पूरी तरह दूसरे पर डिपेंड रहे उन्हें कहेंगे परपोषी। वह खनिज जो कि पोषक तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है इसे कहते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को अभी हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आशा है कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF या फिर इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना तो ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। अगला है कि पौधों को अपने पोषण के लिए सबसे अधिक आवश्यकता किस चीज़ की होती है? ये होती है कैल्शियम की। आगे बढ़े तो अगला है कि जीवाणु को जीवाणु नाम सबसे पहले किसने दिया? तो आरेन वर्ग ने सबसे पहले जीवाणु को जीवाणु कहा। किसने बताया कि किण्वन की प्रक्रिया
जीवाणुओं के द्वारा होती है, तो ये बताया गया लुई पाश्चर के द्वारा। जीवाणुओं का सबसे पहले कृत्रिम संवर्धन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया रॉबर्ट कोच के द्वारा। जीवाणुओं में जीव द्रव्य कला बनी होती है किस चीज की? तो जो जीव द्रव्य कला की बात की जा रही है, ये प्रोटीन और वसा का मिश्रण होता है। जीन वहन या फिर परिक्रमण के द्वारा जनन की खोज किसने की थी? ये किया गया था जिंडर और लेडरबर्ग के द्वारा। अगला है कि शर्करा घोल से सिरके का निर्माण जिस जीवाणु के द्वारा होता है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एजिटोरोबैक्टर एसीटी। एजिटोरोबैक्टर एसीटी। विटामिन B12 का संश्लेषण किस जीवाणु द्वारा किया जाता है? तो इस जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन ओलियसस। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एक प्रतिजैविक है, यह किस जीवाणु से तैयार की जाती है? तो ये जो जीवाणु होता है इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस। वह युक्ति क्या है जो कि इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, मतलब कि विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में? तो ये होता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर का काम क्या होता है? तो अगर यहाँ पे हम विद्युत मोटर को बना दें तो मोटर में क्या इनपुट होता है? मोटर में जाता है विद्युत। और मोटर करता क्या है? तो यह जैसे कोई भी काम करता है, कोई भी मशीनी वर्क करता है, यानी कि मशीनी वर्क यानी कि यांत्रिक। इसी तरह अगर हम ये पूछ लें कि ऐसे यंत्र का नाम बताइए जो कि इसका उल्टा हो, मतलब कि वो यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदलता हो, तो ऐसे क्या होगा? डायनोमो। जो डायनोमो होता है ये क्या करता है कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो माइक है जिसमें हम बोलते हैं ये क्या करता है? तो जो माइक होता है ये हमारी ध्वनि ऊर्जा को बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। इसके बाद लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर क्या करता है? तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मतलब कि माइक और लाउड स्पीकर एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं, जैसे कि विद्युत मोटर और डायनोमो एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब काफी ऊंचाई पर उड़ रहे विमान से आकाश को देखा जाता है तो यह कैसा दिखता है? तो ये दिखता है नीला। कारण क्या है? तो प्रकाश का। प्रकाश के कारण ये आपको नीला दिखता है। अगला है कि घड़ी में स्फटिकी क्रिस्टल कार्य करते हैं किस पर? तो ये काम करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। अगला है कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन की गति का यह विषयक नियम है कौन सा? तो देखिए न्यूटन के 3 नियम थे। पहला जो नियम है इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम में बताया जाता है यह बराबर है ma। और तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे कि अगर आपको पानी में तैरना है तो आपको पानी को पीछे धक्का देना होगा। जब हम बंदूक चलाते हैं तो जो बंदूक होती है वो हमें पीछे धक्का देती है, तब उसकी बुलेट आगे जाती है। इसी तरह कई और उदाहरण आपने देखा होगा। तो ये जो क्रिया प्रतिक्रिया है ये न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले नियम में ये बताया गया है कि कोई भी वस्तु अगर गतिमान है तो गतिमान रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, तब तक कि जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी जो प्रारंभिक अवस्था है उसे ना बदला जाए। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि कोई ट्रेन चल रही है, अचानक रुक जाती है, तो होता क्या है कि जो व्यक्ति बैठा होता है ये आगे की तरफ झुक जाता है। तो आपसे परीक्षा में इसका उदाहरण पूछा जाता है कि अगर कोई घुड़सवार घोड़े पे सवारी कर रहा है, अचानक घोड़ा रुक जाए तो घुड़सवार आगे की तरफ गिरता है। ये क्यों होता है? ये होता है जड़त्व के नियम के कारण या फिर न्यूटन की गति के पहले नियम के कारण। और भी कई उदाहरण है। पेड़ों को हिलाने पर फल क्यों गिर जाते हैं? कंबल को डंडे से पीटने पर उसके जो धूल कण है क्यों निकलने लगते हैं? तो ये सारे जो कारण है ये जड़त्व के कारण होता है। अगला है कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? मतलब ये जो थियरी की बात की जा रही है ये रिलेटेड है सौर मंडल से। सौर मंडल से तो सौर मंडल वाली थियरी दिया गया था कापरनिकस के द्वारा। जब आप जियोग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ पे कापरनिकस का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगला है कि लोलक की कालावधि किस पर डिपेंड करती है? लोलक मतलब कि जो घड़ी का लोलक होता है तो ये उसके लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बढ़े तो अगला है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है?
तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। एग्जैक्ट चाहिए तो 149.8 मिलियन किलोमीटर। एक मिलियन में कितना किलोमीटर होगा, क्या बता पाएंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा। एक मिलियन किलोमीटर में कितना किलोमीटर होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है हमें कमेंट बॉक्स में। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा विवाद वाला है। क्वेश्चन है कि दूध से दही का बनना कैसा उदाहरण है। देखिए, दो तरह के उदाहरण होते हैं, जैसे दो तरह के परिवर्तन होते हैं। पहला होता है भौतिक, दूसरा होता है रासायनिक। भौतिक का मतलब ये है कि जैसे वो किसी रूप में कन्वर्ट तो हो जा रहा है, लेकिन जिस कारण से वो उस रूप में कन्वर्ट हुआ है, अगर उसे हम हटा दें तो वो पूर्व अवस्था में आ जाए। जैसे कि अगर पानी है और इसे आप ठंडा करते हैं, ठंडा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बर्फ। लेकिन अगर इस बर्फ में से ठंडा हटा दें, यानी कि बर्फ को गर्म कर दें, तो ये फिर बर्फ किस में बदल जाएगा, पानी में। तो इस तरह के परिवर्तन को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और उस तरह का परिवर्तन जिसमें कि अगर जो इसमें उत्प्रेरक लगा है इसको हटा भी दें तो फिर से पूर्व अवस्था में ना आ जाए, उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो दूध से दही बनना एक तरह से रासायनिक परिवर्तन है। हालांकि कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि ये रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में मोमबत्ती से ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है, क्यों? क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। क्योंकि बिना गुरुत्वाकर्षण के कई चीजें नहीं होगा, क्योंकि मोमबत्ती से जो ज्वाला उत्पन्न वाला काम है ये भी बिना ग्रेविटेशनल के नहीं हो सकता। अगला है कि हेलियोसेंट्रिक थियरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र कौन है। हेलियोसेंट्रिक थियरी मतलब कि सौर मंडल के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे एक कोपरनिकस ने कहा था कि ब्रह्मांड का केंद्र है सूर्य। अभी तक लगभग 90 मतलब कि एक तरह से सौर मंडलों की खोज की जा चुकी है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में बल का इकाई क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक मतलब कि SI 3 तरह का ही होता है, MKS, CGS और FPS। मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, ये आपने पढ़ा होगा। जो MKS होता है इसको हम SI भी बोलते हैं। और इसका आप देखेंगे कि जो बल की इकाई पूछा गया है ये होता है न्यूटन प्रति मीटर। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना होता है। तो ये होता है 90 डिग्री। बात की जा रही है अर्धचंद्र की। अब एक होता है चंद्र ग्रहण, एक होता है सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब लगता है ये आपको बताना है, और सूर्य ग्रहण कब लगता है। जैसे कि अगर आपको ये बता दें कि चंद्र ग्रहण लगता है हमेशा पूर्णिमा को, तो सूर्य ग्रहण कब लगता है ये आप हमें कमेंट करके बताइए। अगला है कि किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर परिवर्तित हो जाता है, क्या? तो द्रव्यमान, आयतन और भार। द्रव्यमान और भार दो अलग अलग चीजें हैं, इन्हें एक समझने की कोशिश ना करें। द्रव्यमान होता है मास और भार होता है वेट। वेट बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटी। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं द्रव्यमान और भार को लेकर के। अगला है कि क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है। तो क्षोभ मंडल को कहा जाता है परिवर्तन मंडल। कारण ये भी है क्योंकि यहाँ पे सारे परिवर्तन होते हैं, मतलब कि मौसम वाली क्रियाएं होती हैं, इसीलिए इसको परिवर्तन मंडल कहा जाता है। जब हम आकाश को बांटते हैं तो ये 5 मंडलों में बांटा जा सकता है, जिसमें से पहला होता है क्षोभ मंडल या फिर परिवर्तन मंडल। अगला है कि एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल पे क्या असर पड़ेगा। तो अगर लड़की खड़ी हो जाती है तो उसकी जो डिस्टेंस है वो कम होगी और दोलन काल कम हो जाएगा। गतिमान वस्तु में क्या होती है। तो कोई भी गतिमान वस्तु रहेगी तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। वह अगर वस्तु रुक जाती है, रुकी हुई है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है। जैसे कि कहीं ऊंचाई पर इस पानी को रोका गया है, ये पानी है, तो देखा जाए कि इसमें पूछा जाए कि इसमें कौन सी ऊर्जा है, तो पानी रुका हुआ है पूरी तरह, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है। क्योंकि ज्यों ही हम इसको हटाएंगे ये पानी गिरने लगेगा, ऑटोमेटिक इसमें जो स्थितिज ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, mgh, ये होता है स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है,
1/2 mv²। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है कि एनीमोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो एनीमोमीटर मतलब कि हवा का प्रवाह, जब हवा मापना हो तो यूज करेंगे एनीमोमीटर। अगला है कि किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग क्या होगा? तो अगर पाइपलाइन के जो केंद्र पर होगा, मतलब ये पाइप है, इसके जो केंद्र पर होगा ये हमेशा अधिकतम वेग से जा रहा होगा, क्योंकि जो दूर वाले हैं ये तो घर्षण करते जाएंगे, इन पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन इसको थोड़ा कम फोर्स लगेगा और ये अधिकतम स्पीड में जा सकेगा। आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना तो ऐप पे जाइए। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इसे वन लाइनर के रूप में देख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसका टेस्ट भी दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पे। अगला है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो करता है कितना काम? जैसे कि आपने विज्ञान की भाषा में देखा होगा कि कार्य बराबरी क्या होता है, उसमें विस्थापन होना जरूरी है। F(s) cos थीटा होता है, मतलब कि उसमें भले आप कितना भी फोर्स लगा लें, जो उसमें डिस्टेंस है मतलब कि विस्थापन क्रिया है, कोई भी वस्तु यहाँ है तो इसे यहाँ जाना जरूरी है। अगर आपने दिन भर काम किया और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ तो वहाँ पे विज्ञान की भाषा में कार्य नहीं माना जाता है। तो उसी तरह इस व्यक्ति के साथ हो रहा है, यह दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन उसे विस्थापित नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे कोई भी कार्य नहीं होगा। किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है किस पर? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि द्रव्यमान पर भी करेगा और वेग पर भी करेगा। अगला एक रेल पथ में फिश प्लेट का काम क्या होता है? तो जहाँ पर पटरिया जो टुकड़ा होता है इनको जोड़ने में जो लगाया जाता है इसको हम फिश प्लेट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान पे क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, जब दबाव बढ़ाएंगे तो द्रव्यमान पे कोई असर नहीं पड़ेगा। उदाहरण चाहिए तो उदाहरण देखिए, जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें क्या होता है, उसमें गैस जो भरा होता है, अगर आप उसे महसूस करेंगे उठा करके तो आपको द्रव के फॉर्मेट में दिखेगा, लेकिन अगर आप निकालेंगे तो वो गैस होता है। तो इसके वजन में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके इसका जो फॉर्मेट है ये अलग अलग हो सकता है। तो जब ये गैस था तो ये द्रव कैसे हो गया? तो इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर दे करके इसमें दबाया गया है। अगला है कि क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है कहाँ पे? तो क्रायोजेनिक इंजन एक विशेष तरह के इंजन होते हैं और इनका प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता। अगला है कि उत्प्लावी बल निर्भर करता है। तो ये जो उत्प्लावन के बारे में आपने सुना होगा कि जब किसी भी वस्तु को हम आंशिक या फिर पूर्ण रूप से जल में डुबोते हैं तो उसके भार में कुछ कमी महसूस होती है। वस्तु की भार की यह कमी उसके द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होता है। तो वही है कि विस्थापित जल के ये बराबर होता है। अगला है कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? जैसे कि अगर यहाँ से आप कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो प्रक्षेप का पथ होता है परवलयाकार। कोई भी फेंकेंगे तो थोड़ी दूर तो तेज जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये परवलयाकार हो जाता है। परमाणु के द्रव्यमान को अभिव्यक्त किया जा सकता है AMU में। AMU का फुल फॉर्म क्या आप बता सकते हैं? तो चलिए हम आपको 5 सेकंड देते हैं, यहीं पे कमेंट करके बताइए। तो AMU मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ये होता है AMU। अगला है कि पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो वही क्रिया प्रतिक्रिया। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब होता है ये कम हो जाता है। जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो कम तापमान पर ही उबलने लगेगा। पर्वत के शिखर पर उसकी तल की अपेक्षा वायु दाब क्या होता है? तो अभी आपने देखा कि अगर पर्वत के हम शिखर पे जा रहे हैं तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है और यही कारण है कि वहाँ नाकों से व्यक्तियों के नाक से खून निकलने लगता है। अगला है कि जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो दोलन काल पे क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, उसकी आवृत्ति बढ़ जाएगी और दोलन का जो पीरियड है ये कम हो जाएगा। अगला है कि वायुयान कड़े धूप में हवाई करतब दिखा सकता है। किस तरह? तो ये होता है उसके अभिकेंद्र बल के कारण।
पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्यों? मतलब कि अगर किसी बोतल में पानी भर के उसको बंद कर दिया जाए ढक्कन से, तो जब ये पानी जमती है तो ये बोतल टूट जाता है, क्योंकि जो पानी होता है ये जमने पर इसका आयतन बढ़ता है। मतलब कि जो पानी पूरा फिक्स था, जब ये जमेगा तो इसका आयतन बढ़ेगा, ज़्यादा आयतन के लिए ये बोतल को तोड़ देगा। अगला है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी उबलने लगता है, इसे क्या कहते हैं? तो जब पानी या फिर कोई भी चीज़ जब उबलने लगे तो इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, यानी कि क्वथनांक बिंदु। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? तो पहले तो ये जानिए कि क्रायोजेनिक ईंधन कहाँ लगता है, तो रॉकेटों में, और इसमें प्रयोग में लाया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक नियंत्रित करता है आर्द्रता और तापमान को। मतलब जो कूलर होता है जो आपके टेम्परेचर को कम करता है, रूम के एसी की बात हो रही है, तो ये आपके आर्द्रता और तापमान को कंट्रोल करता है। तो अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्यों? क्योंकि जब ऊपर जाएगा, तो अभी हमने आपको बताया पर्वत वाले में कि जब भी ये ऊपर जाएगा जो वायु दाब है ये कम होगा। जब कम होता है तो क्या होता है, व्यक्ति के नाक से खून निकलता है, और जो भी कुछ रहेगा, जैसे कि अगर आप पानी गर्म कर रहे हैं तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा, और अगर गुब्बारा है तो फट जाएगा। प्लाज्मोडियम किसकी उत्पत्ति जर्म करते हैं? तो ये होता है मलेरिया का। मुंह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो कठोरता के, मतलब कि पत्थर की कठोरता मापने के लिए मुंह मापनी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पत्थर का उपयोग घरों में होता है, घरों में के अलावा रोड पर भी होता है, कहीं बालकनी में, कहीं मंदिर में, कहीं किचन में। तो आप देखेंगे कि हर जगह एक ही तरह के पत्थर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह करेंगे तो महंगा पड़ेगा। जहाँ पे कहीं ऐसा है जहाँ पे थोड़ा सा टूटने के चांसेस हैं, कहीं ऐसा है जहाँ पे नहीं टूटने के चांसेस हैं, तो इस तरह मुंह मापनी से पत्थर की कठोरता मापी जाती है। डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? तो डायोड मतलब कि एक ही दिशा में ये धारा को जाने देगा। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? तो राइट ब्रदर्स ने किया था विमान का आविष्कार। राइट बंधु आपने पढ़ा होगा। अगला है कि किसी ठोस में वितरित द्रव को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जेल। अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है? यह होता है N2O। अगला है कि अम्लों में सबसे शक्तिशाली उपचायक कौन सा है? तो यह है फार्मिक अम्ल। पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा किस प्रक्रिया से पहुंचती है? तो ये पहुंचती है विकिरण से। विकिरण होता है, एक होता है संवहन, तो संवहन पानी में होता है, और विकिरण होता है कोई भी प्रकाश जब वायु से, मतलब कि बिना किसी माध्यम के कोई भी दूरी तय करती है तो वहाँ विकिरण होता है। आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें। ज़्यादा जानकारी के लिए ऐप डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला है कि बर्नौली का प्रमेय किसके लिए प्रयुक्त है? तो बर्नौली का प्रमेय है द्रव के बहाव के लिए। द्रव के बहाव में बर्नौली का प्रमेय आपने पढ़ा होगा। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? तो ये होती है घनाकार। किसी वस्तु को बिना टूटे ही विकृत होने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसे हम कहते हैं प्रत्यास्था। देखिए सब वन लाइनर क्वेश्चन है, यहाँ पे हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे। किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो उसके पदार्थ पे, मतलब कि क्या चीज़ का बना है। एल्युमिनियम का होगा या फिर कापर का होगा तो कापर में कम प्रतिरोधकता होगी। मेगर किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बहुत उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि पीसीबी कैसे बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं इलेक्ट्रो इचिंग से। सिलिकॉन क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाना कहलाता है, तो इसे कहते हैं डोपिंग। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होगा? तो जहाँ पर आदर्श शब्द लग गया है इसका मतलब कि इसमें कोई भी प्रतिरोध नहीं होगा, यानी कि प्रतिरोध होगा 0। एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित करती है कि, मतलब कि कहीं पर भी कोई भी प्रकाश से एक छाया बन रही है। इसका क्या मतलब है? जैसे कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है और इसका यहाँ पे छाया बन रहा है, तो इस छाया बनने का क्या मतलब है? छाया बनने का ये मतलब है कि जो ये प्रकाश है हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। जैसे छाया को यहाँ हम बना दें तो हमेशा प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है, तभी तो यहाँ जो प्रकाश है ये इसको पार नहीं कर पाया और यहाँ पे एक छाया बना दिया। अगर ये प्रकाश
टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गति करता रेखा में इस तरह, तो ये क्यों छाया बनाता? ये प्रकाश यहाँ पर भी पहुंच जाता और यहाँ पर कोई भी छाया नहीं देखने को मिलती। इनफैक्ट प्रकाश के बारे में जब पहले स्टडी की जा रही थी तब भी इसी फॉर्मेट पे ये ज्ञात किया गया कि प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में चलती है। अगला है कि एक आवर्धन लेंस या फिर एक साधारण सूक्ष्मदर्शी क्या उत्पन्न करता है। तो अगर हम साधारण सूक्ष्मदर्शी की बात करें, सूक्ष्मदर्शी मतलब कि जो छोटे वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है, या फिर एक आवर्धन लेंस के बारे में, आवर्धन लेंस का भी सेम वही काम है। तो यहाँ पे दोनों में क्या होता है कि हमको आभासी प्रतिबिंब मिलती है लेकिन आवर्धित मिलती है। आवर्धित मतलब कि बड़ा मिलती है। अगला है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित अल्फा कण क्या होते हैं। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ हमेशा और हमेशा प्रोटॉन का उत्सर्जन करता है। यहाँ पे अल्फा कणों की बात की गई है। अगला है कि सरल आवर्त गति में गतिशील कण के महत्तम विस्थापन पर त्वरण का मान क्या होता है। तो देखिए, जो महत्तम विस्थापन होता है उसको ए द्वारा डिनोट किया जाता है। अगर आप इस तरह देखें तो ये होता है महत्तम विस्थापन। तो यहाँ पे पूछा गया है त्वरण, तो यहाँ पे त्वरण क्या होता है, बिल्कुल शून्य होता है, मतलब कुछ भी नहीं होता है। त्वरण का मतलब क्या होता है, त्वरण को अंग्रेजी में एक्सेलरेशन बोलते हैं। त्वरण का मतलब ये है कि कोई भी गाड़ी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी, जो कि थोड़ी देर में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने लगी, तो यहाँ पे त्वरण होगा। अगर वही गाड़ी शुरू में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी, बाद में भी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, तो यहाँ पे त्वरण कुछ नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पर भी त्वरण नहीं होता है। त्वरण हमेशा बढ़ता है, लेकिन अगर कई जगह कंडीशन ये भी आएगी कि ये माइनस में आपको दिखेगा, मतलब कि गाड़ी चल रही थी 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, अब चलने लगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो यहाँ तो कम हो गया, तो इसको हम बोलते हैं मंदन। मंदन मतलब कि कम होना। मंदन का उल्टा होता है त्वरण। अगला है कि जिन ठोसों के पिघलने पर उनका आयतन घटता है, जैसे कि बर्फ, उनके लिए दाब में वृद्धि का कारण उनका गलनांक क्या होगा। देखिए, जैसे कुछ ऐसा चीज है जिसको अगर आप ठोस में लाएंगे तो वो ज्यादा आयतन घेरेगा। जैसे कि अगर किसी पाइप में आप पानी को भर दें पूरी तरह एकदम कंप्लीट 100%, और इसको जब आप ठंडा करेंगे तो जब ये पानी जमेगा, बर्फ बनेगा, तो ये पाइप फट जाएगी, मतलब कि जमने पर आयतन बढ़ रहा है। उसी तरह जब ये गलेगा, पिघलेगा, तो आयतन घटता है। आयतन घटता है बर्फ में, और अगर इस कंडीशन में दाब में वृद्धि की जाएगी तो उसका जो गलनांक है, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट है, वो घटेगा। गलनांक कहने का क्या मतलब है, जैसे कि जो पानी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाते ही गर्म मतलब उबलने लगता है, तो इसको आप गलनांक बोल सकते हैं, गलने लगे तो। अगला है कि दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होगा। तो क्वथनांक मतलब कि बढ़ता है, इसको भी बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक मतलब कि केवल गलना होता है, क्वथनांक मतलब कि उबलना होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट यानी कि नोबल गैसें क्या होती हैं। तो ये होती हैं एक परमाणविक। नोबल गैसों के बारे में आपको पता होगा, अगर आपने मेंडलीव की आवर्त सारणी को देखा है तो इसको अंतिम वाले वर्ग में रखा गया है, जिसको 18वां वर्ग या फिर 0 वर्ग भी बोला जाता है। नोबल गैसें कहिए या फिर उत्कृष्ट गैसें कहिए, इनका ये मतलब है कि ये कभी भी किसी दूसरे से रिएक्शन नहीं करती हैं। इनका जो अंतिम कक्ष होता है ये भरा हुआ होता है, ये कभी भी किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। अगला है कि एक एंगस्ट्राम बराबर होता है। तो एंगस्ट्राम को अगर आपको मीटर में बदलना पड़े तो एक एंगस्ट्राम को इस तरह लिखा जाता है 10⁻⁻10 मीटर। लेकिन अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़े तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर। चलिए एक क्वेश्चन कमेंट करके बताइए, 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर। 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर, ये आपको 9वीं 10वीं से पढ़ाया जाता होगा, कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है। अगला है कि वसा और तेल नहीं घुलते हैं, कहाँ पर, तो जल में। अगर एक ही जल में वसा को भी डाल दिया जाए और तेल को भी डाल दिया जाए तो ये दोनों नहीं घुलेंगे। कैपिलरी कोशिका में पारे का नवचंद्रक होता है उत्तल, मतलब कि अगर कोई कोशिका है, कैपिलरी है, उसमें पारा डाल दिया जाए, पारा मरकरी जिसको बोलते हैं, तो वो कैसे काम करेगा, तो उत्तल लेंस के जैसे काम करेगा। तापमान के बढ़ने के साथ परमाणु के औसत वेग पर क्या असर पड़ता है। तो अगर तापमान बढ़ेगा तो उसका औसत वेग भी
बढ़ जाएगा, ये ऑटोमेटिक होगा। अगला है कि किसी परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा है, तो सबसे हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन, और किसी भी परमाणु में खास करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु में एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाता रहता है। अगर एक परमाणु की बात करें तो जब उस पर कोई भी आवेश नहीं होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है, लेकिन जब भी इस पर आवेश आ जाएगा तो ये कंडीशन बराबर नहीं रहता। तो अगला क्वेश्चन है कि जड़त्वाघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो ये होता है टार्क, जिसको टाउ भी बोला जाता है। इस तरह करके बनाया जाता है इसका चिन्ह। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है, तो कॉपर सल्फेट मतलब कि CuSO4 होता है, इसको Ag यानी कि चांदी के इस डब्बे में रखा जा सकता है। देखिए चांदी को बोलते हैं Ag, तो सोने को क्या बोलते हैं, गोल्ड को किससे डिनोट करते हैं, अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगला है कि अगर किसी झील के तल के ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब क्या होगा, तो अगर उसके आयतन में वृद्धि हो रही है इसका मतलब कि उसका प्रेशर हो रहा है कम। ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है, जैसे ये पता लगाना हो कि कौन ट्रांसफार्मर बड़ा है तो वहाँ पे जो उसकी पावर कैलकुलेट की जाती है ये किलोवाट में काउंट की जाती है। एक संचयी सेल में क्या संचित होता है, तो संचयी सेल में होता है रासायनिक ऊर्जा, जो कि कन्वर्ट होता है विद्युत ऊर्जा में। आगे बढ़ें उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें। इसका ऐप भी जरूर डाउनलोड करिए, जहां पर आप इसका PDF पा सकते हैं या फिर इसे लाइन बाय लाइन पढ़ पाएंगे। अगला है कि फ़ारेनहाइट प्रणाली में वायुमंडल दाब पर पानी की जमाव बिंदु क्या है, तो फ़ारेनहाइट प्रणाली में ये होता है 32 फ़ारेनहाइट, मतलब कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वर्मी कंपोस्ट यानी कि खाद किस तरह की खाद है, तो जो केंचुओं के द्वारा उत्पादित जैविक खाद होती है इसको हम वर्मी कंपोस्ट खाद बोलते हैं। एक बड़े जनित्र यानी जनित्र में डैम्पर का क्या काम है, तो डैम्पर का काम ये होता है कि जो बोल्डता होती है इसकी स्थिरता को बढ़ाता है। डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉन को फैलाता है क्या कहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं प्लेट। एक बेल बराबर होता है, एक बेल होता है 10 डेसिबल के बराबर। डेसिबल में हम ध्वनि की तीव्रता को काउंट करते हैं। आगे बढ़ें तो अगला है कि फिलामेंट बल्ब में मैग्नीशियम वाष्प कौन सा रंग देती है, तो फिलामेंट बल्ब में जो मैग्नीशियम अगर भरा होगा तो ये नीला रंग देगा। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, डीसी जनरेटर की बात की गई है तो यह फैराडे के नियम का पालन करता है। जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम था उसके सिद्धांत पे काम करता है डीसी जनरेटर। तापमान घटने पर कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रतिरोध पे क्या असर पड़ेगा, तो अगर टेम्परेचर घटता है तो इसका जो प्रतिरोध है मतलब कि रेजिस्टेंस है ये बढ़ जाएगा। ओम का नियम निरूपण करने वाला वक्र कौन सा है, तो ये होता है रैखिक वक्र, मतलब कि एक रेखा में। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन उत्पन्न करती है, मतलब कि स्रावित करती है या फिर पैदा करती है, तो ये होती है अग्नाशय। अगला है कि एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है किसके कारण, देखिए जो भी तार होता है इसमें हमेशा विद्युत का प्रवाह होता है। जब भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी चालू की जाती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का प्रवाह होता है। भारत का प्रथम रिएक्टर किस नाम से जाना जाता था, तो यह है अप्सरा, है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। द्रव्य से तार बनाए जाने के गुणधर्म को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं तन्यता। वेग की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो इसे हम त्वरण बोलते हैं, जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बताया था। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है, तो इसको बोलते हैं ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है, किस में मापी जाती है, तो डेसिबल में। अगला है कि अल्टरनेटर के द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है। अल्टरनेटर, तो यहाँ पे डीसी और एसी दोनों तरह की धारा पैदा की जाती है। दोनों टेलीग्राफ कोड के आविष्कारक कौन थे, जो टेलीग्राफ कोड आता है इसका आविष्कार किसने किया, ये किया गया था मोर्स के द्वारा। लाउड स्पीकर की ऊंची आवाज होती है किसके कारण, ये होती है उच्च आयाम के कारण। आईसी का फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कंप्यूटर में पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। डीजल की गुणवत्ता को निरूपित करने वाले मात्रक का क्या नाम है, तो इसे हम कहते हैं सीटेन संख्या। यही अगर पेट्रोल में पूछ लिया जाए तो पेट्रोल में होता है ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन संख्या।
तो अगला क्वेश्चन है कि घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य कैसा होता है, तो ये होता है धनात्मक। जहां पर भी घर्षण के विरुद्ध कोई भी काम होता है धनात्मक होता है। जैसे कि हम चलते हैं तो वहां पे घर्षण है और जो हम काम करते हैं वो पॉजिटिव में करते हैं। अगर हम इसको भी निगेटिव में करें तो आगे बढ़ पाना मुश्किल होगा। मेगर का उपयोग किसको मापन के लिए किया जाता है, तो जहां पर हाई रेजिस्टेंस हो मतलब कि उच्च प्रतिरोध हो वहां पर मेगर का उपयोग किया जाता है। ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है किसके द्वारा, तो ये होती है डॉपलर प्रभाव के द्वारा। सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, जहां पर जरूरत थी हमने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे कुछ खास बताने लायक नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं तो वीडियो देखने के बाद इसे लाइन बाय लाइन पढ़ पाएंगे। अगर 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो इसमें से आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है, ये होती है गलनांक बिंदु। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई देती है, मतलब कि जब हम बोलते हैं थोड़ी दूर के बाद हमारी आवाज टकरा करके हमको सुनाई देती है, इसको प्रतिध्वनि बोला जाता है। तो ये ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है। अगला है कि माइक्रोमीटर न्यूनतम कितनी माप ले सकता है, तो ये ले सकता है mm में और ये होगा 0.001 mm। रेडिएटर में पानी का प्रवाह होता है ऊपर से तले की ओर। रेडिएटर का प्रयोग कहाँ होता है, तो वाहनों में। जैसे जो बड़े बड़े वाहन है जिसके रेडिएटर में मतलब इंजन के पास रेडिएटर होता है इंजन को ठंडा करने के लिए, इसमें पानी डाला जाता है तो ये हमेशा पानी ऊपर से नीचे जाता है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा जो ऊर्जा प्रयोग में लाई जाती है वो क्या होती है, तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा। 2 तरह की ऊर्जा होती है, एक स्थितिज होती है जिसको हम mgh द्वारा काउंट करते हैं, एक होती है गतिज जिसको हम हाफ mv² के द्वारा काउंट करते हैं। अतिचालक यानी कि सुपर कंडक्टर एक ऐसी वस्तु है जिसमें क्या होता है, तो इसमें होता है शून्य प्रतिरोधकता। सुपर कंडक्टर में होता है, इसमें कोई भी प्रतिरोधकता नहीं होगा। रडार पद्धति काम करती है किस पे, तो जो रडार है ये हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगों पे काम करता है। अगला है कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। सूर्य में क्या है, तो उसमें हाइड्रोजन है और हीलियम है। क्या होता है यहाँ पे, तो नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन मतलब कि छोटे छोटे नाभिकों का जुड़ करके बड़ा नाभिक बनाना। इसका उल्टा होता है नाभिकीय विखंडन, जब एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है, जैसे कि परमाणु बम। अगर नाभिकीय संलयन की बात करें तो इसका उदाहरण हो सकता है हाइड्रोजन बम। अगला है कि वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो ये होती है नाइट्रोजन 78%। इसके बाद ऑक्सीजन 21%। पृथ्वी की भूप्रपटी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन। भारहीनता होती है किसके, तो ये गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। जैसे अगर कोई लिफ्ट नीचे जा रही है या फिर ऊपर जा रही है, अचानक रस्सी टूट जाए तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति हो जाती है और व्यक्ति को भारहीनता यानी कि 0 भार का एहसास होता है। फ्यूज तार किस पदार्थ का बना होता है, तो ये बना होता है सीसा, टीन और तांबा के मिश्र धातु से। अगला है कि छेद बनाने के लिए बर्मा में चूड़ी बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं टैपिंग। टेलीविजन के पर्दे पर पूरे चित्र को क्या कहते हैं, जो पूरा चित्र होता है इसको हम बोलते हैं फ्रेम। गैस फ्लेम यानी कि गैस ज्वाला का सर्वाधिक तथ्य भाग क्या होता है, मतलब कि अगर गैस कहीं जल रहा है तो उसमें जो सबसे अधिक तथ्य भाग है ये कलर किसका, ऐसा किस मतलब होता है जो सबसे अधिक जलता है, तो देखिए जो सबसे ज्यादा जलता है वो होता है नीला। नीला के बाद जो थोड़ा बहुत कम होता है उसका कलर आपको लाल दिखता है। अगला है कि रसायन का राजा किसको कहा जाता है, रसायन का राजा, तो ये कहा जाता है H2SO4 को। इसी तरह कई क्वेश्चन जो आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे कि टारपीन का तेल का सूत्र बताइए, अगर आपको पता है तो कमेंट करते रहिए। टारपीन के तेल का सूत्र होता है C10H16। ये भी पूछा गया है शुष्क बर्फ। अगर आपको पता है तो हमारे नाम लिखते अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए। CO2 को शुष्क बर्फ भी बोलते हैं। मीथेन गैस या फिर इसको मार्स गैस के नाम से पूछा गया है, CH4। भारी जल, कमेंट करके बताइए अगर आपको पता हो तो। D2O। इसके अलावा पूछा गया है आपसे लाल सिंदूर, PB2O4।
इसके साथ कई बार पूछा गया है चूने का पानी। चूने का पानी यानी कि COOH का होल ट्वाइज। चाक पूछा गया है कई बार, चाक, तो ये है CaCO3। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि कई बार पूछे गए हैं। अगर आप हमारी इस सीरीज को कवर करते हैं तो यहाँ पे हमने इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन को कवर किया है। अगला है कि मवेशियों के खुर में कौन सा रोग होता है। जैसे रोग होता है वो तो खुर रोग होता है, लेकिन ये किसके द्वारा होता है ये पूछा गया है। तो ये होता है विषाणुओं के द्वारा। खुर रोग के बारे में आपने सुना होगा। लार की प्रवृत्ति कैसी होती है, जो मनुष्य का लार होता है ये कैसा होता है, अम्लीय या फिर क्षारीय। तो ये होता है क्षारीय। अम्ल मतलब कि pH स्केल पर यहाँ पे अगर 7 रख दिया जाए, यहाँ पे 0, तो इसके बीच में होगा वो अम्ल होगा। 7 से 14 के बीच में जो होगा वो क्षार होगा। ठीक है, तो लार की जो प्रवृत्ति होती है ये क्षारीय होती है, यानी कि इसका pH वैल्यू कितना होगा, 7 से अधिक और 14 से कम। एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है। तो एंटी रेबीज मतलब रेबीज एक रोग है जो कि कुत्ते के काटने पे होता है, और एंटी रेबीज का टीका कुत्ता काटने पर दिया जाता है। अगला है कि वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। तो ये होता है कार्बन। कपास प्राप्त होता है, तो कपास मिलता है बीजों से। तो इसी तरह कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि रेशम किससे मिलता है। तो रेशम पौधे के मतलब उसका जो रस होता है उससे मिलता है। अगला है कि पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है। तो जूट मिलता है तना से। जैसे जो तना होता है उसके ऊपर ये जूट का छिलका होता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है। तो ये होती है 10⁻⁻10 मीटर, जो कि होता है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर इतना ही होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। चलिए कमेंट करके बताइए कि एंगस्ट्रॉम और माइक्रोन में क्या रिलेशन होता है। कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में। अगला है कि ग्रे मैटर में होता है। जो ग्रे मैटर होता है उसमें क्या होता है, ये होता है न्यूरोग्लिया। अगला है कि क्विक सिल्वर, इसका रासायनिक नाम क्या है। क्विक सिल्वर, तो इसका रासायनिक नाम है पारा यानी कि Hg। इसको हम मरकरी भी बोलते हैं। यह एक धातु है और इकलौता धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में यानी कि द्रव के फॉर्म में रहता है। व्यापारिक वैक्सीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है। तो जो वैसलीन की बात आप कर रहे हैं ये मिलता है हमेशा पेट्रोलियम से। देखिए जो कच्चा पेट्रोलियम आता है उसको अगर रिफाइन जब किया जाता है तो उसमें से ढेर सारी चीज़ें निकलती हैं, उसी में से वैसलीन भी होता है। जड़त्वाघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होगा। तो ये होगा टार्क। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है तो यह है प्लूटोनियम। रेडियोधर्मी मतलब कि ऐसे कण जो कि कुछ दिनों बाद जिनकी मतलब वो खुद के आधे हो जाते हैं, ऐसे को रेडियोधर्मी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें कि इंडिया में पाया जाने वाला हो तो ये होगा प्लूटोनियम। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति समान गति से चल रहे खुले वाहन में बैठ करके ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर की ओर पत्थर फेंकता है। तो बताइए कि पत्थर कहाँ गिरेगा। मतलब कि एक गाड़ी है और ये समान गति से चल रही है, गतिमान है आगे की तरफ। व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, पत्थर फेंकता है। पत्थर तो ये यहाँ फेंका, लेकिन कुछ देर के बाद इसकी गति यहाँ से स्थिति यहाँ पे होगी। अब बताइए कि ये पत्थर कहाँ गिरेगा। तो ये पत्थर फिर भी इसके शरीर पर ही गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे एक समान गति है और वो गति उसके वस्तु के में भी आ जाएगी, जो कि इसे सीधा ऊपर ना फेंक करके इधर आएगा और आसानी से इसके ऊपर गिर जाएगा। इस तरह आपने किया होगा कई बार। अगला है कि एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है। समस्थानिक मतलब कि न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होगी, लेकिन समस्थानिक मतलब होता है कि इसका जो प्रोटॉन है इसकी संख्या बराबर हो। संभारिक में उल्टा होता है, इसका जो परमाणु भार होता है ये बराबर होता है। जंग रोधी इस्पात का निर्माण लोहे में किस धातु को मिलाकर किया जाता है। तो अगर लोहे में निकेल को मिला दिया जाए तो वहाँ पे जो धातु बनेगी उसमें जंग नहीं लगेगा। जर्मेनियम के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है केवल और केवल 4। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है। जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, तो इसका ये असर पड़ेगा कि पृथ्वी का तापमान, औसत तापमान हमेशा बढ़ेगा। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं 2019 का, तो इस साल अगर मैक्सिमम तापमान 46 डिग्री रहा होगा
तो अगले 1-2 सालों में ये 48 डिग्री हो जाएगा, कुछ दिनों बाद ये 50 डिग्री हो जाएगा। तापमान बढ़ने से नुकसान क्या है कि धरती पे जो ग्लेशियर है वो पिघलने लगेंगे और यही ग्लेशियर धरती को पूरी तरह से डुबा सकते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस का ये सारे दुष्परिणाम है। दूषित जल को किस प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है? तो इसे रासायनिक उपचार के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है किसी भी दूषित जल को। मानव किडनी में प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन होता है? तो ये होता है यूरिक एसिड। यदि पृथ्वी का अक्ष अनंत नहीं होता है तो क्या होता? जैसे कि अनंत मतलब कि छिछला नहीं होता तो क्या होता? तो इससे दिक्कत ये होती है कि ध्रुव से विषुवत रेखा तक तापमान विकिरण एक समान होता। होलोग्राम क्या है? तो होलोग्राम क्या है कि अगर आपने देखा हो कोई बुक, तो उस पर एक मुहर होती है एक तरह से, जिसमें कई तरफ से देखने पे कई डिजाइन दिखता है, इसे हम कहते हैं होलोग्राम। खास करके ये मुहर 3D होती है, मतलब कि 3 बीमी है, 3 तरफ से आप आसानी से देख सकते हैं। अगला है कि समान ताप के 2 गेंदों को टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? ये होता है संवेग संरक्षण। m1 v1 बराबर है m2 v2। ये वाला फार्मूला आपने 10वीं या फिर 11वीं में पढ़ा होगा। संवेग बराबर क्या होता है? कमेंट करके बताइए। संवेग बराबर क्या होता है? ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन है? ये होता है गामा कीड़ा। 3 तरह की खास रूप से कीड़े होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा, जिसमें गामा है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्तदाब को कंट्रोल किया जाता है अधिवृक्क यानी कि एड्रीनल के द्वारा। यह एक ग्रंथि है। तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो तेलों को जमने की जो क्रिया है इसे हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर क्या मिलता है? तो ये मिलता है हमें बेंजीन। अगला है कि कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो कार्बोरेटर उन सभी इंजनों में होता है जो मतलब पेट्रोल से चलते हैं। जैसे अगर आपने बाइक को देखा हो तो बाइक भी पेट्रोल से चलती है, तो यहाँ पे कार्बोरेटर का यूज होता है। अगला है कि द्रव में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है? तो ये हमेशा डिपेंड होता है वस्तु के भार के बराबर। वस्तु के भार पे ये उत्प्लावन बल डिपेंड करेगा। अगर बहुत ज्यादा भारी है तो ज्यादा वो स्थान घेरेगा, उसका उत्प्लावन बल भी ज्यादा होगा। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कान में होती हैं 6 हड्डियां। मनुष्य के शरीर में होती हैं 206 हड्डियां। चलिए आप कमेंट करके बताइए कि शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं ये आपको कमेंट करके बताना होगा। अगला है कि इंद्रधनुष में नारंगी और हरे रंग के बीच कौन सा रंग होता है? तो ये होता है पीला। इसे आप ऐसे भी जान सकते हैं, इसको आप विबग्योर से याद कर पाएंगे। यहाँ कहा गया कि नारंगी और हरा, मतलब कि नारंगी और हरा, ये ग्रीन है, हरा है और ये नारंगी है। इसके बीच में क्या है? वाई है। वाई मतलब कि येलो। विबग्योर आप याद रख सकते हैं, विबग्योर या फिर वैनी आह पिनाला इसको बोलते हैं। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? कैलोरीफिक कहने का ये मतलब है कि जैसे कम मात्रा में जलाए जाने पर भी ज़्यादा एनर्जी मिले। जैसे कि आप 1 लीटर पेट्रोल ले लें, 1 लीटर डीजल ले लें और 1 लीटर इसको ले लें, तो जिससे ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, ज़्यादा कैलोरी निकलेगा, उसको कहेंगे उच्च कैलोरीफिक। यानी कि सबसे उच्च कैलोरीफिक है हाइड्रोजन। इसीलिए कहा जाता है कि आने वाले दिनों में, मतलब कि 200-400 सालों में हाइड्रोजन ही यूज किया जाएगा ईंधन के रूप में। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आशा है आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक करिए। इसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। वहाँ जाकर आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ पाएंगे बड़े आसानी से। अगला है कि प्राकृतिक विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो प्राकृतिक विलयन का पीएच मान होता है हमेशा और हमेशा 0। अगर 0 से ये 1, 2, 3 हो तो क्या कहेंगे? इसे एसिड कहेंगे। अम्ल। अगर ये 7 से ऊपर हो, 14 से कम हो तो इसे हम कहेंगे क्षार यानी कि बेस। विद्युत रोधी पदार्थ में परावैद्युत हानि पाई जाती है, क्यों? तो ये होता है ध्रुवीकरण के कारण। तन्यता की कमी क्या कहलाती है? तन्यता मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी एक धातु है, इसको पीट पीट के तार के रूप में बना दिया जाए तो इसको कहते हैं तन्यता। 2 धातुएं हैं, एक को पीट करके, दोनों समान किलो की हैं, तो एक को पीट करके इतना बड़ा किया गया है और एक को पीट के इतना बड़ा किया गया है। अंतर क्या होगा कि जो छोटा है थोड़ा मोटा होगा,
इसको हम पतला इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि अगर इसको हम पतला करते हैं तो ये टूटने लगता है। तो इसमें हम कहेंगे कि इसमें ज़्यादा तन्यता है ऊपर वाले में। तो जहाँ पर तन्यता की कमी होगी वहाँ वो टूटेगा, यानी कि भंगुरता आएगी। जर्मेनियम में रहता है, तो जर्मेनियम में होता है सहसंयोजक बांड। जनरेटर की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? तो जनरेटर काम करता है कोणीय वेग पे, और इसकी आवृत्ति भी कोणीय वेग पे डिपेंड करती है। अगला है कि इस्पात में प्रघात प्रतिरोध के विकास के लिए कौन सा मिश्र धातु तत्व को संयोजित किया जाता है? इस्पात की बात की जा रही है, तो ये होता है क्रोमियम और टंगस्टन। आवृत्ति बढ़ने पर परिपथ का धरातलीय प्रतिघात पे क्या असर पड़ता है? तो अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो ये इसके अपोजिट होता है, इसका जो प्रतिघात होगा ये घट जाएगा। अधिकतम चुंबकीयशीलता किसकी होती है? तो लौह चुंबकीय पदार्थों की, ये ज़्यादा चुंबकीयशील होते हैं। अगला है कि ऊंचे पहाड़ पर ध्वनि का वेग कम होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वायु शीतलित होती है, इसीलिए वहाँ पर ध्वनि का वेग कम होता है। आगे बढ़े तो अगला है कि रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी में होता है? मतलब कि ब्लड है, ब्लड में अगर उच्च स्तर का यूरिक अम्ल मिलने लगे तो इसका मतलब कि गाउट हो चुका है, यह एक बीमारी है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट क्या है? तो यह है परमाणु। परमाणु सबसे संभावित यूनिट है, जिसको पहले की डाल्टन के द्वारा बताया गया था कि इसको बांटा नहीं जा सकता। हालांकि बाद में इसे इसकी जो डाल्टन की थ्योरी थी उसे गलत साबित किया गया, और अब परमाणु को हम बांट सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। अगला है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? यह है ऑक्सीजन, जिसको कि प्राण वायु भी कहा जाता है। अगला है कि एक कूलाम आवेश होता है, एक कूलाम आवेश होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होगी? तो अगर कहीं पर शॉर्ट सर्किट होती है तो उस समय ट्रांसफार्मर की दक्षता होगी 0। अगला है कि विद्युत शक्ति परिपथों में डायोड मुख्यतः किस रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है दिष्टकारी के रूप में। दिष्टकारी मतलब कि ये विद्युत को एक ही दिशा में केवल जाने देगा, दोनों तरफ नहीं जाने देगा। विभवांतर, धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन सा है? तो ये है मल्टीमीटर। पीसा की झुकी हुई मीनार यानी कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती? आपने मीनार के बारे में पढ़ा होगा। तो ये इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि जो इसका गुरुत्व केंद्र है ये ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार से अंदर जाती है। जैसे कि जब आप देखेंगे, जब आप ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो आप क्या करेंगे? व्यक्ति झुक के चढ़ता है। झुक के इसलिए चढ़ता है कि इसका जो गुरुत्व केंद्र है इसके शरीर से होकर के जाए। अगर कहीं ऊंचाई पे चढ़ना है और व्यक्ति खड़ा होकर चढ़े तो ये गिर जाएगा, क्योंकि इसका गुरुत्व केंद्र यहाँ पे काम करेगा, जब ये पीछे की तरफ गिर सकता है। वही कंडीशन है पीसा की झुकी हुई मीनार में भी। फ्लक्स की इकाई क्या है? तो ये है वेबर। 3 तरह की इकाइयाँ होती हैं, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, FPS फुट पाउंड सेकेंड और CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। MKS को SI यूनिट भी बोला जाता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जहाँ पे आपको ढेर सारा PDF मिल जाएगा इस तरह की वीडियो का, और आप वहाँ जाके इसे वन लाइनर के रूप में पढ़ पाएंगे। अभी तक कुछ ऐसे PDF हैं जो इस ऐप पे नहीं अपलोड किए गए हैं, हालांकि अधिकतर PDF यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।